राइट नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इसमें हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसी के साथ ही साथ इस वक्त का जो मौजूदा एक्शन है कमोडिटी मार्केट का, उसका एनालिसिस कर आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी रखेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं उसका भी एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमोडिटी निवेश की। और सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता दें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, या फिर फोन करिए 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तरीका आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ तीनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, दीपेन शाह मौजूद हैं हमारे साथ, और इसके अलावा अमित सजेजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझेंगे इस वक्त के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर सोने चांदी से। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह का जो एक्शन था वो अभी भी मेंटेन्ड है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना 59,300 और चांदी 72,750 के पास ही अभी कारोबार कर रहा है। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज इस पर समझ लेते हैं। भूपेश जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अगर इस वक्त सिल्वर या गोल्ड में किसी में ट्रेड लेना हो तो आपको क्या पसंद आ रहा है इस वक्त? भूपेश जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस जी, नमस्कार मैम। मैं सबसे पहले कहूंगा कि यूएस के मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं देखी जा रही, क्योंकि वहां के बाजार आज क्लोज हैं। और यहाँ हिंदुस्तान के बाजारों में बात करें तो यहाँ के बाजारों में गोल्ड में अभी भी बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। गोल्ड जहां भी 59,300 के इर्द गिर्द मिलता है, वहां इसमें गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, जिसमें 59,450 के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 59,000 एवं 58,880 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिल्कुल। तो ये है व्यू सोने चांदी पर। और आज यूएस के बाजार बंद है जून 10 के मौके पर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में ज़्यादा कुछ एक्शन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस बीच, और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हो चुकी है। आरबीआई ने आज एसजीबी की पहली सीरीज लॉन्च कर दी है। और आज से लेकर 23 जून तक एसजीबी में निवेश का सुनहरा मौका है इस वक्त आपके पास। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे हम। हमारे साथ बीएम वैद्य एंड एसोसिएट से भार्गव वैद्य जी जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खुल चुका है। आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये सही समय है निवेश करने का, अगर किसी को सोने में निवेश करना हो तो, या फिर अगला जो बॉन्ड जारी होगा उसमें आप निवेश करने की राय देंगे? वैसे तो ये लॉन्ग टर्म का के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या व्यू बन रहा है आपका इस बार के एसजीबी पर? ये ये एससीबीबी आपके निवेश के लिए एक अच्छा मौका है। आप कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा गोल्ड, जैसे दूसरे एक्सपर्ट भी आपके बता रहे थे, गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मगर उस दिन पे आरबीआई सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करेगी कि नहीं, वो मुझे या आप दोनों को पता नहीं। ये ऑन टैप नहीं है कि आप दररोज ले सकते हैं। यानी एक छोटे निवेशक को, बिकॉज ये बहुत बड़े प्लेयर के लिए नहीं है, और जिसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, सभी के लिए ये बेस्ट मौका है। और ये भाव पे भी सोवरिन गोल्ड बोल लेना गलत नहीं है। अगर जो निवेशक अभी आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, उनसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि अगर उनको एसजीबी में फिर निवेश करना है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कितने समय के लिए इसका लॉक इन रहेगा? देखिए, इसमें मैक्सिमम पीरियड के लिए लॉक इन करे तो सबसे ज्यादा फायदा है। तो भी आप 5 साल का, एक अगर आपका 5 से 7 साल का होल्डिंग का होराइजन है, तो आप ये होल्ड करके चलिए। आप बीच में बेचेंगे तो भी लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। मगर टोटल कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन वहां होता है कि पूरे पीरियड के लिए करें। इसमें गोल्ड में आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है, जो दूसरे कोई भी निवेश में गोल्ड आप बात करेंगे, दूसरे कोई भी फॉर्मेट का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और
एक दूसरी जो गवर्नमेंट की इसमें गारंटी है कि लेने के टाइम भी आपको होलसेल प्राइस मिल रहा है और बेचने के टाइम भी आपको होलसेल प्राइस मिलेगा। आज मैं 50 या 100 ग्राम या 200 ग्राम लेने जाऊं तो मुझे जो रेट बाजार में 50 किलो के लिए चल रहा है वो नहीं मिलता, तो यहाँ तो वही रेट आपको मिलता है। और इसमें सोने पे एक और सुहागा है कि जब भी आप थ्रू बैंकिंग चैनल लेते हैं तो पर ग्राम 50 रुपए का एक और डिस्काउंट है। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बोलेंगे मुझे एक साल में उसकी ज्वेलरी चाहिए तो उसकी इतनी यूजफुलनेस नहीं है, तो नुकसान कुछ भी नहीं है। हम्म। अच्छा, अब थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू आपसे समझना चाहेंगे। मौजूदा काफ़ी सारे इवेंट्स अभी आए हैं। फेड की बैठक हुई थी, उसमें कुछ हॉकिश कमेंट आया। हालांकि रेट को तो उन्होंने पॉज रखने की बात की, लेकिन कुछ हॉकिश कमेंट आ रहे हैं और आने वाले समय में भी वो ब्याज दरों में बढ़त की ही बात कर रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू आपका समझें तो सोने में क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? मैं सोने में लॉन्ग टर्म में भी एक बुलिश ट्रेंड ही देख रहा हूं, मगर जितना बुलिशनेस हमने लास्ट एक आध साल में देखी है उतना एक्सपेक्टेशन नहीं करिए। एक स्टेडी राइज, यानी जो इन्फ्लेशन की दर होगी उससे आप 3% ज्यादा रियल रेट में 3 या 4% आप जो इंटरेस्ट रेट का रिटर्न समझते हैं उतना मिलेगा। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट मेरे करेंगे और उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा गोल्ड में। हम्म। एक तो गोल्ड में अगर डिजिटल तरीके से किसी को निवेश करना तो एसजीबी तो एक तरीका है ही। उसके अलावा क्या कुछ और भी डिजिटल टर्म्स में आपको गोल्ड में निवेश करना अच्छा लग रहा है? कुछ और भी अट्रैक्टिव आइडियाज हैं जो कि आपको इस वक्त पसंद आ रहे हैं, या फिर फिजिकल फॉर्म में इस वक्त लेना ज्यादा बेहतर होगा? क्या सजेस्ट करेंगे आप निवेशकों को? बेस्ट फॉर्म सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो गवर्नमेंट इश्यू करता है और उसमें आपको सोवरेन गारंटी मिलती है और वो एक हम्म। ट्रांसपेरेंट होलसेल प्राइस पे है। तो वो एक चीज आपकी नंबर 1 पे आ गई। दूसरे फॉर्म जो होते हैं वो हर एक आदमी के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी डिजिटल गोल्ड एक बहुत बड़ा पॉपुलर फॉर्म अभी है जिसमें अगर आपको छोटा निवेश करना हो या कभी भी करना हो, दिन में 3 बार करना हो, तो उसके लिए डिजिटल गोल्ड है। उसमें थोड़ा प्राइस ऊपर होगा, मगर वो एक अच्छा दूसरा फॉर्म है। गोल्ड ईटीएफ जो स्टॉक एक्सचेंज में रहने चाहते हैं, कंपनीज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक वो नॉवल फॉर्मेट है और आप उसमें एक लोड आता है, मगर वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट फॉरम है, स्पेशली जिसको गोल्ड संभालना हो। और ये सब के बाद में अपना जाना पहचाना पुराना फिजिकल गोल्ड तो है ही, कि हमें कंफर्ट मिलता है कि मेरे हाथ में है, मेरे खिस्से में पड़ा है, तो आई फील हैप्पी। तो उस हिसाब से नंबर 1 पे रहेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। छोटा ऑनलाइन आपको करना है तो रहेगा डिजिटल गोल्ड ईटीएफ, शेयर बाजार वाले के शौकीन के लिए। और एक ओल्ड टाइमर होगा और जिससे इतने साल से जो कर रहे हैं कि मुझे फिजिकल रखना है, वो फिजिकल गोल्ड आएगा जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन दिखता है कि मुझे दिख रहा है गोल्ड। जी बिल्कुल। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल अभी भी वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो एसजीबी इस पर सबसे बेहतरीन तरीका है। लॉक इन है, लेकिन आगे आने वाले समय में सोने में जिस तरह से तेज़ी होगी, जो कि अभी भार्गव जी बता रहे थे, उसका आपको भी फ़ायदा मिलेगा और कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। खैर, इस पर हम आगे और भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल कुछ और भी एसेट्स पर बात करेंगे। भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एसजीबी के बारे में हमारे निवेशकों को समझाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा समय है अभी भी एसजीबी में निवेश करने का। अपने बाकी एनालिस्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं। दीपेन जी, सोने की बात हो रही थी, क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त गोल्ड की चाल पर? और एसजीबी जो आज से खुल रहा है, इसमें आप इस सीरीज में निवेश की राय देंगे या फिर अभी थोड़ा वेट करने की सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को? पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप गोल्ड में स्पेसिफिकली इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो बेटर यही होगा कि आप टाइमिंग की फिक्र ना करें और मिनिमम जो कि 2 ग्राम्स है, तो आई थिंक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टाइमिंग करें। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी लगती है तो एससीबी एसडीबी में आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को उतने ही गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप जो भी अपना निवेश करना चाहते हैं उसको आप 5-6 पार्ट में हर साल में डिवाइड करें और जैसे जैसे गवर्नमेंट की हर ट्रांच आती है, हर ट्रांच में आप अपने इक्वल पैसे उसमें लगाते हैं।
और अगर गोल्ड के ट्रेंड की बात करेंगे ट्रेडर्स के लिए एमसीएक्स में, तो हमारा भी मानना है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है गोल्ड के प्राइसेस पे, लेकिन जो रिकमेंडेशन होगी वो थोड़ी रिवर्स होगी। हम ये चाहते हैं कि बाई और डिप्स की रणनीति रहे, तो रादर देन शॉर्ट सेलिंग आप 59,000 58,900 का इंतजार करें, और अगर प्रॉफिट बुकिंग में वो लेवल्स आते हैं इस हफ्ते में, तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी, बिकॉज वो ट्रेंड के साथ हम चलने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये है राय सोने चांदी पर। इस बीच हमें दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं गोल्ड पर ही। रितु शामली जी का सवाल आया है, उन्होंने सोना खरीदा हुआ है 60,265 पर, और चांदी में इनकी खरीदारी है 73,300 पर इन्होंने लिया हुआ है। सोने में हल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन चांदी में ये हल्के मुनाफे में है इस वक्त। इनको क्या सजेस्ट करेंगे, ये जानना चाह रही है अब आगे के लिए ट्रेडिंग रणनीति किस तरह से अपनानी चाहिए। अमित जी आप सजेस्ट करिए रितु जी को। शॉर्ट टर्म बेसिस जैसे मेरे साथी ने भी कहा यहाँ पर कि डिप बाइंग फिलहाल की जा सकती है, शॉर्ट टर्म डिप हो सकता है हमें देखने मिले, लेकिन पिछले हफ्ते फेड की मीटिंग के बाद और खास करके ECB की मीटिंग के बाद काफी शानदार रिकवरी हमने निश्चित स्तरों से डेफिनेटली आते हुए देखी है। मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस या मीडियम टर्म बेसिस 1950 से $1960 स्पॉट गोल्ड के लिए काफी बढ़िया। अमित जी आप क्या माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज क्लियर है क्योंकि माइक अनम्यूटेड ही है मेरा। मेरी आवाज जी आ रही है आपको? जी मुझे लग रहा है थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, आपका ऑडियो मिलने में हमें थोड़ी मुश्किल आ रही है। हम आपसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ले लेते हैं। दीपेन जी आप सजेस्ट करिए रितु शामली जी को। सोना हमने सवाल पूछा था, सोना इन्होंने 60,265 पर लिया है और चांदी 73,300 के लेवल्स पर लिया हुआ है। क्या करना चाहिए इन्हें? गोल्ड में तो वो काफी पीछे मतलब प्राइसेस नीचे आए हैं, तो मेरा कहना ये होगा कि थोड़ा और इंतजार करें, और जैसे मैंने बताया कि काफी सपोर्ट यहाँ पे नजदीक है 0.5% 1% के बाद, तो अगर आप उतना होल्ड कर सकते हैं तो 58,900 58,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और सिल्वर थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, सिल्वर में हमने काफी अच्छी पुल बैक देखी है, तो गोल्ड के डिप के साथ सिल्वर की भी डिप आएगी, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि अभी भी सिल्वर में 74,400 से 74,600 के टारगेट्स आपको इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में देखने। ठीक, तो ये है राय सोने चांदी पर। एक बार क्रूड पर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ी आज दबाव देखने को मिल रहा है। चीन की ग्रोथ को लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये असर कितना रह सकता है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि MCX पर 5,900 के लेवल के पास पहुंच चुका है कच्चा तेल। इस पर भूपेश जी आप क्या सलाह देंगे? चीन में जो इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट और क्रूड पर नज़र आ रहा है, और अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? जी अगर चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें क्रूड में, तो क्रूड का बाजार अभी चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव लगता है। 5,800 5,780 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लेवलिंग करके ही व्यापार करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,832 के नीचे का रहेगा, जो अगर अभी करंट भाव पर बाय करते हैं तो। और अपसाइड में 5,945 और 6,010 तक के लेवल अपसाइड में देखे जा सकते हैं। होंगे क्रूड पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे एक बार। इस वक्त जो चीन में दिक्कतें चल रही हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका? और अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो क्रूड पर तो क्या करें अभी? कोई ट्रेड की सलाह देंगे या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करें? अमित जी आपको आवाज आ रही है? जी ओके। देखिए क्रूड में मैं समझता हूँ कि काफी मिक्स फंडामेंटल्स हैं। जैसे आपने बताया पिछले हफ्ते चीन में जो रिटेल सेल्स के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए थे वो इतने बढ़िया नहीं थे। हालांकि डॉलर इंडेक्स के गिरने के बाद में हमने निचले स्तरों पे खरीदारी जरूर देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपसाइड यहाँ से इंक्रीमेंटल होगा, लिमिटेड होगा। पोजिशनल बेसिस पे मुझे 6,200 MCX पर और करीबन $75 WTI क्रूड में निकलता हुआ नहीं दिखता।
मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेलिंग प्रेफर करूंगा 594050 के रीजन में। 6020 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 5800 से 780 जो एक सपोर्ट जोन है वहां तक प्राइसेस एक बार दिखाई दे सकती हैं। तो मैं सेल ऑन राइज की फिलहाल रणनीति सजेस्ट करना चाहूंगा। ओके तो सुबह देखिए एकदम कॉन्ट्रा व्यू अब आ चुका है एनालिस्ट का कच्चे तेल पर, जो कि कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं कि अब सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए, क्योंकि अब दबाव यहाँ से और दिख सकता है। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर खरीदारी करने का व्यू दे रहे थे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लेकिन अब प्रेशर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और कोई भी उछाल आए उसमें बिकवाली करके चलिए कच्चे तेल में फिलहाल ये रणनीति। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट जिसके असर आज हमने शेयर मार्केट में भी देखा और वो ये था कि आईएमडी की तरफ से जो बयान आ रहा था मॉनसून को लेकर, और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मॉनसून की चाल थोड़ी धीमी पड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि कुछ और भी अपडेट आए अगले 2 से 3 दिनों में बाकी राज्यों में मॉनसून पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मौजूदा चाल कैसी लग रही है इस वक्त, हमारे साथ महेश पलावत जी जुड़ चुके हैं स्काईमेट से। महेश जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। इस वक्त बात चल रही है कि महाराष्ट्र में जो मानसून है उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ रही है। मानसून के प्रोग्रेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, और क्या अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि मानसून थोड़ा स्लो प्रोग्रेस कर रहा है? महेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी अभी आई है, अभी तक तो नहीं आ रही थी जी। हेलो ओके महेश जी आप हेलो सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी महेश जी आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए आज कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है। मानसून वैसे महाराष्ट्र में नहीं पहुंचा लेकिन बाकी हिस्सों में उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है और थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं टेक्निकल आज। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी आईएमडी का फिलहाल अनुमान है कि 2 से 3 दिनों में मानसून के सिक्किम आंध्र प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है। कर्नाटक के कई हिस्सों में मानसून पहुंचने की संभावना बताई जा रही है और पूर्वी उत्तर में बात करें तो 2 से 3 दिन में मानसून पहुंच सकता है। वहीं उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी 2 से 3 दिनों में यहाँ पर प्रोग्रेस तेज होते हुए नजर आएगी। अगले कुछ दिनों में झारखंड और बिहार में भी 2 से 3 दिनों में पहुंचने की बात की जा रही है। तो 2 से 3 दिन की बात कर रहा है आईएमडी, जिसमें कि मॉनसून के प्रोग्रेस होने की यहाँ पर बात की जा रही है। एक बार यहाँ पर अपने हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उनका व्यू ले लेते हैं। दीपेन जी आपका क्या कहना है इस पर? मॉनसून को लेकर अभी फिलहाल ये व्यू निकल कर आ रहा है कि महाराष्ट्र में उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इसका इम्पैक्ट हमने शेयर मार्केट में तो देखा, लेकिन क्या ये जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में खरीफ क्रॉप के लिए काफी इम्पोर्टेंट समय होता है उसकी बुआई को लेकर। तो क्या अभी काफी जल्दी होगा ये कहना कि मॉनसून में अगर कुछ स्लो डाउन आए तो दिक्कतें आगे पैदा हो सकती हैं, या फिर अभी प्रोग्रेस आप अभी और वॉच करेंगे? डेफिनेटली आप देखिए ऑन द लाइटर नोट आज हमारा शो भी थोड़ा मॉनसून की तरह नेटवर्क का डिले में चल रहा है, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। देखिए अगर मॉनसून की बात करेंगे तो मॉनसून में काफी हद तक सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे आपने राइटली बताया कि स्टॉक मार्केट में भी ये आपको असर दिखी है, वैसे ही फिजिकल मार्केट जो कमोडिटीज की फिजिकल मार्केट है वो तो मानसून के रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव होती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सोइंग थोड़ा और मतलब जुलाई के महीने में देखने मिलेगा, लेकिन उसके पहले भी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे जो क्रॉप डिसीजन होते हैं वो यही डिसाइड पे होता है कि मानसून कितने जल्दी आगमन है, क्या तरीके से उनका फोरकास्ट है, और उसी के बेसिस पे क्रॉप्स की सोइंग डिसाइड होती है। तो आज के डेट में अगर मानसून डिले होता है तो ये क्लियरली एक नर्वसनेस जिटरीनेस प्ले करता है, और इसके आगे फिर कोई कंफर्ट भी नहीं होता है कि अगर ये डिले हुआ है तो जुलाई फर्स्ट वीक में जो आने की एक्सपेक्टेशन है, या जून एंड जो डिले हुआ है वो डिले 3 दिन का ही होगा या फिर 1 हफ्ता 10 दिन का होगा, और उसके आगे जाके भी क्या हम रेनफॉल डेफिसिट में रहेंगे। तो ये सभी चीजों से नर्वसनेस बढ़ती है और मैं कहूंगा कि सेंटिमेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो में जब भी मानसून डिले होता है तो खास वेट एंड वॉच और अग्रेसिवली ये पोजीशन को मॉनिटर करने की जरूरत है।
बिल्कुल। चलिए, आपके मन में जो सवाल आ रहा है यहाँ पर दीपेन जी, इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। महेश जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। महेश जी, आई होप अभी आपको आवाज आ रही है क्लियरली। महेश जी, आप सुन पा रहे हैं? ये आवाज मैं दोबारा। हेलो महेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हम थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे कि स्काईमेट की तरफ से क्या अनुमान है मॉनसून की प्रोग्रेस को लेकर। 2 से 3 दिन डिले की बात की जा, कुछ समय डिले की बात की जा रही है और प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हुई है। आपका क्या मानना है कि अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्या कुछ चिंता करनी चाहिए इस पर? नहीं, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है महेश जी से, कुछ दिक्कत हो रही है बात करने में। लेकिन चलिए, हम आगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रोग्रेस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल ये जो करंट अपडेट आ रहा है आईएमडी का, उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में प्रोग्रेस थोड़ी तेज़ हो सकती है। फिलहाल जितना अनुमान था उतना यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई मॉनसून की, लेकिन कुछ और भी मेटल्स पर अब कुछ और भी कमोडिटीज़ पर अब नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में चौतरफा दबाव है। सुबह से ही कमज़ोरी बनी हुई है। जिंक अब करीब ½ % से ज़्यादा कमज़ोर है। कॉपर में भी वीकनेस है। एल्यूमिनियम और लेड दोनों ही कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमित, अगर मेटल में किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या सुझाएंगे आप? फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ा बहुत और अपसाइड बाकी है। हालांकि जो चाइना के जो आंकड़े आए थे वो डेफिनेटली बेस मेटल्स पे भी ऊपरी स्तरों पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्टिमुलस दिया है पिछले हफ्ते, जहां पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो इंटरेस्ट रेट कट हुई है, खास करके रिवर्स रेपो रेट 0.1% से, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कॉपर में और जिंक में देखने मिला था, जिसके बाद आज मुनाफा वसूली आई है। मैं समझता हूँ कॉपर 725 के ऊपर जब तक टिका रहेगा तब तक तेजी के आसार बने रहेंगे। एक पुल बैक रैली के लिए यानी 728 पे मैं बाइंग की सलाह दूंगा 734 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 725 के नीचे के स्टॉप लेना जरूरी होगा। सवाल भी आया था हमें दिल्ली से कृष जी का, और आपको जवाब भी मिल गया होगा। अमित जी ने कॉपर पर ही राय दी है। 725 के ऊपर जब तक है आप तेजी करके चल सकते हैं कॉपर में, और 734 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय कॉपर पर। अगला सवाल हिसार से हमें भेजा है पवन जी ने। ग्वार सीड लॉन्ग किया है 5200 में, क्या करना चाहिए? दीपेन जी, भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी ग्वार सीड पर? शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे हिसाब से इन्हें अपसाइड में 5350 से 5400 के मध्य जहां भी ग्वार मिलता है वहां इनको मुनाफा बुक जरूर से करना चाहिए। अन्यथा इन्हें अपना ट्रेल पोजीशन नीचे से करके 5280 का जरूर से मेंटेन रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो तेजी अभी चल रही है ग्वार सीड में वो शॉर्टर टर्म का एक जस्ट बाउंस बैक है। प्राइसेस दोबारा से एक बार बॉटम के आसपास फिर से आने चाहिए। एग्री कमोडिटी पर ही फोकस करें तो आज जीरा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। यहाँ पर भी एक्शन बना हुआ है। करीब 4.5% की तेजी थी और जीरा जुलाई वायदा पहली बार 51,500 के पार पहुंचा है। काफी सारे फैक्टर्स थे, इनको समझ लेते हैं। हमारे साथ किशोर शाह जुड़ चुके हैं, ये एक मसाला कारोबारी हैं। किशोर जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। ये जो जीरा में रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे, और किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए जीरा में? हाँ जी सर, नमस्कार मैम। जीरे शुरू से भी तेजी है। एक्चुअली क्या जीरे में मेन तेजी का कारण ये है मैडम कि अराइवल जो बढ़नी चाहिए वो अराइवल नहीं बढ़ रही है। यानी कि ये साफ हो चुका है किसानों के पास माल कम है, और अभी डिमांड जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अच्छी है। नो डाउट फॉरेन की डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत अच्छी है और अराइवल नहीं बढ़ी। इसके हिसाब से जीरा बढ़ रहा है, और आगे भी ऐसा लगता है कि जीरा अभी भी 25-30 रुपए की तेजी के लिए लगता है, और 550 तक भी जा सकता है मैडम। ओके, ठीक है। तो 550 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए। तो ये है जीरा पर राय। जीरे में जो तेजी है वो आगे भी
कंटिन्यू रह सकती है, और क्योंकि घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट ओवरऑल काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, तो ये तेज़ी जारी रह सकती है। चलिए, आज काफ़ी सारी टेक्निकल दिक्कतें आई हैं, लेकिन उस बीच थोड़ी जो भी रणनीति हमने एक्सपर्ट से समझकर आपके सामने एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ दोनों में ही रखने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन को यही समाप्त करना होगा। तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, दीपेन जी, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही समय देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ।